बात होगी देश के राजनीतिक सूरत हाल की। एक दिलचस्प मोड़ पर, मुहाने पर, चौराहे पर, शब्द आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। क्या हम खड़े हैं? और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चुनावी नतीजे आए 1 महीना 4 दिन हो गए। नए मंत्रिमंडल को शपथ लिए 28 दिन हो चुके हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र खत्म भी हो चुका है। सरकार लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। पिछले कुछ दशकों में अगर हम नजर डालें, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की, और खास में कहूं बीजेपी की अगुवाई की सरकार बनी थी, तो वो 30 साल बाद ऐसा था कि किसी को बहुमत मिला हो अपने दम पर, एक पार्टी को। 2019 में उस आंकड़े में और इजाफा हुआ और 2024 में तीसरी बार एनडीए सरकार बनी। अब इसे मोदी सरकार तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुमत के आंकड़े से 32 पीछे रह गई बीजेपी, लेकिन एनडीए तो सरकार बनाने में कामयाब हुआ और तीसरी बार लगातार, जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार कोई शख्स लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। पर बैसाखियों की भी जरूरत पड़ी तो विपक्ष इस बात को लेकर आक्रामक भी दिखा। कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, लेकिन एक जोश, एक उत्साह, एक ऊर्जा दिखाई दी। भाई 2014-2019 में नेता प्रतिपक्ष भी चुनने या अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं थी कांग्रेस। तो अब वो ऊर्जा तो दिखाई दे रही है और 234 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी खेमा लेने में कामयाब हुआ, तो आर पार के मूड में भी दिखाई दिए। पर ये डूबते को तिनके का सहारा कि अरे हम लड़ सकते हैं, ये वो है या दो दो हाथ दो दो चार करने के लिए, दो दो हाथ दो दो चार करने के लिए बीजेपी के साथ विपक्ष भी तैयार दिख रहा है क्या? बीजेपी ने सारे बड़े मंत्रालय अपने पास रखे हैं। ये आप जानते हैं, रक्षा हो, गृह हो, वित्त हो, विदेश मंत्रालय हो, और स्पीकर भी ओम बिरला को ही चुना गया लोकसभा का। तो बहुत से जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती दिखेगी, बैसाखियों की जरूरत है, टीडीपी और जेडीयू की जो जरूरत है वो थोड़ा कान उमेटेंगे, सत्ता की चाबी उनके पास है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पर संसद में जो चौतरफा वार करता दिखाई दिया है विपक्ष, उससे सरकार जो 4 जून को नतीजे आने से पहले 100 दिन के रोड मैप की ताल ठोक रही थी कि हमारा तो रोड मैप तैयार है, वील हिट द ग्राउंड रनिंग, सो एज टू से कि सरकार तो हमारी बननी है और एजेंडा आगे के लिए तैयार है, देश को हमने प्रगति की राह पर दौड़ाना है, वील गैलप ऑन द हाईवे। लेकिन बहुत सारे पत्थर, रोड ब्लॉक, स्पीड ब्रेकर आते दिख रहे हैं और इसकी गवाही दी पहले लोकसभा के सत्र ने, या संसद के सत्र ने मैं कहूं। मुद्दों की भरमार दिखी। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है वो था नीट का मामला। मेडिकल कॉलेजों में जो दाखिले के लिए परीक्षा होती है, 24 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए। 1,08,000 छात्रों का दाखिला होना था सरकारी मेडिकल कॉलेजों में और निजी मेडिकल कॉलेजों में। उसमें गड़बड़ झाला हुआ, पहले इनकार, फिर थोड़ा बहुत माने, फिर सीबीआई को जांच देनी पड़ी, लेकिन अभी भी सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है और आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसा हाल इन 24 लाख छात्रों और उनके परिवार वालों का है और कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। काउंसलिंग की तारीख भी अब मुलतवी कर दी गई है। पर सिलसिला यही नहीं थमा। हाथरस, ये तथाकथित भोले बाबा, 121 लोगों की जो जान चली गई, मामला सीबीआई को तो सौंप दिया गया है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर जबरदस्त हमलावर है
और बाबा का नाम एफआईआर तक में नहीं आया है। सेवादार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और सीबीआई की बात होती है तो ईडी की बात होना तो लाजमी हो जाती है। विपक्ष ईडी, सीबीआई और आईटी, इन तीन एजेंसियों के दुरुपयोग, इनके बेजा इस्तेमाल पर सरकार को लगातार घेर रहा था, ना सिर्फ 18वीं लोकसभा के शुरू होने पर बल्कि चुनाव के दौरान भी। और अब जबकि सरकार तो बन गई है लेकिन चुनावी मौसम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अग्नि परीक्षा अभी और बाकी है। विपक्ष जो थोड़ी मजबूती दिखा रहा है और लामबंद होगा और मजबूत होगा क्या, या आईना दिखाने में कामयाब हो जाएगी बीजेपी कि ठीक है कभी कभार तुक्का लग जाता है, थोड़े बहुत आपको सीटें उम्मीद से ज्यादा मिल गई, सरकार तो हमने ही बनाई है और अभी बताते हैं महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में। तो झारखंड में ईडी, सीबीआई जो पीछे पड़ी थी हेमंत सोरेन के, उन्हें जमानत मिल गई है, वापस वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। केजरीवाल अभी जेल में है, लेकिन सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर जो राजनीति है और वो जो थोड़ी ठंडी होती दिख रही थी, वो फिर गरमाने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अग्निवीर पर जबरदस्त शोर मचा हुआ है। मणिपुर, बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियां जो जम्मू कश्मीर से खबरें आ रही हैं, उनको लेकर भी दिक्कतें हैं। और एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलेगा या नहीं, एमएसपी में इजाफा तो हुआ है, 5 जुलाई भी चली गई। मेरे ही कार्यक्रम पर जो एमएसपी की कमेटी है उसके सदस्य गुणी प्रकाश ने कहा था 5 जुलाई को बड़ी खबर आने वाली है, सब किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन वो खबर अभी तक आई नहीं। आज हम 7 जुलाई में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या बजट सत्र का भी इंतजार है? क्योंकि अंतरिम बजट आया था दर्शकों, आपको ध्यान होगा, फरवरी में। अब 22 जुलाई से बजट सत्र शुरू होने वाला है और 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा। महंगाई की मार आम आदमी झेल रहा है। कहने को आंकड़े दिखाएंगे कि 5% से नीचे पर आ गई है महंगाई, लेकिन पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल हो, जो शुगर है यानी कि चीनी है, दूध, खाने पीने का जो सामान है, सबके दाम आसमान ही छू रहे हैं, नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जहां 7 समंदर पार ब्रिटेन में मैं बैठा हूं, यहां पर भी बढ़ती महंगाई और टैक्स की दरें एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। एनडीए 400 पार भारत में तो नहीं कर पाया, लेकिन लेबर 400 पार यहां पर करने में कामयाब हुआ। तो क्या बजट में सरकार कुछ राहत देगी? कुछ अच्छे दिन आम लोगों के आएंगे? महंगाई पर अंकुश लगेगा क्या? टैक्स में कुछ रियायत दी जाएगी? या गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, राजनीतिक रूप से यह फायदा दे सकती है लेकिन अर्थव्यवस्था क्या डगमगा सकती है? हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने की राह पर हम चल रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय 142वें नंबर पर है। तो आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था जरूर बढ़ रही है। तो ये जो तमाम सवाल हैं, आज इन्हीं पर हम एक विशुद्ध राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीट, ईडी, सीबीआई, अब महंगाई मुक्त बजट की लड़ाई, आम आदमी को, आपको, मुझको क्या मिलेगा? और विपक्ष का आक्रामक फॉर्मूला, देश का मूड कितना बदला? देश का मूड थोड़ा बदल गया है क्या? एक छत्र राज जो चल रहा था बीजेपी का, अब उस पर सवालिया निशान भी लग गया है क्या?